सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साइंस की हमारी जो कंप्लीट सीरीज है वो चली हुई है और इसी के अंदर जो है साइंस सीरीज के अंदर हम फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम जो है केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले हम जो है फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स के जो है 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है अब हमारी जो है केमिस्ट्री चली हुई है और केमिस्ट्री का जो है हम आज सेकंड लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, यानी कि 8वां चैप्टर करने वाले हैं और इसके अंदर जो है कल 9वां चैप्टर आएगा और कल जो है हमारी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा अंतिम जो है विषय रहेगा जो कि बायोलॉजी रहेगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि कंप्लीट साइंस हमारी ये चल रही थी ना, जो मैंने टारगेट रखा था थोड़ा सा बता देता हूं, क्या पता कोई नया बच्चा जुड़ा हो उसको ना पता हो मेरे भाई। ठीक है, तो कंप्लीट साइंस हमने रखा था 30 दिन के अंदर मेरे भाई। ठीक है, 30 डे के अंदर रखा था। आज हमारा जो है डे नंबर 18 चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, और यहां पर हम चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं केमिस्ट्री का। उसके बाद तुरंत बाद जो है नेक्स्ट वीक मंडे से जो है आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में मैं चल रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में चल रहा हूं, बिल्कुल स्लो चल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं मानूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना जरूर कहूंगा कि आप जो है एग्जाम में जब बैठोगे ना आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। आप जो है कॉन्फिडेंस से भरे होंगे और आप जो है इजीली क्वेश्चनों को करते हुए चले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो हाईलाइट वगैरह है, रिकैप वगैरह है, वो कल मैं आपको दे दूंगा इस पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री का। ठीक है, बस इतना सा कहना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो वो रैंडमली कोई भी चीज मत देखना मेरे भाई। ठीक है, रैंडमली कोई भी चीज आपको नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है कि सारी चीजों की प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है मेरे भाई। ठीक है, सारों की जो है मैंने प्लेलिस्ट यहां पर बना दी है, चाहे एग्रीकल्चर ले लेना, कंप्यूटर ले लेना, करंट अफेयर ले लेना, इंडिया जीके ले लेना, हरियाणा ले लेना या फिर साइंस लेना, सबकी प्लेलिस्ट मैंने जो है रेडी कर दी है। और ये सारे प्लेलिस्ट किसका एक हिस्सा है, तो ये सारी प्लेलिस्ट जो है एक मिशन 60 का हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, मिशन 60 मार्क्स का हिस्सा है और ये मिशन 60 मार्क्स किसका हिस्सा है, तो ये जो है सीईटी मेंस, सीईटी थोड़ा सा बता देता हूं मेरे भाई, ये जरूरी है। सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस, HARY हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी मेरे भाई। ठीक है, ग्रुप डी 2026 इन सभी का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो वहां पर भी, ठीक है, ये रेलवे गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देता हूं। ये रेलवे ऐसे आएगा मेरे भाई। अगर आप एसएससी, रेलवे, DSSS किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी प्लेलिस्ट वहां पर भी काम आने वाली है मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट कहीं और काम नहीं आएगी, बाकी सारी प्लेलिस्ट आपके हर वनडे एग्जाम्स में काम आने वाली है। इसीलिए ये सारी प्लेलिस्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो आज हम यहां पर हमारा केमिस्ट्री का अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है रेडियो धर्मिता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इस चैप्टर का नाम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके MCQ प्लस थ्योरी जो है आज हम यहां पर देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, पेशेंस बनाकर जो है पूरा वीडियो देखना, फोकस के साथ वीडियो देखना। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि चीजें काफी हद तक आपको समझ आएंगी और आपके दिमाग में ये चीजें जो है सेट हो जाएंगी मेरे भाई। मैं इस एक चीज को 3 तरीके से करवाने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में सिर्फ रट्टा मार के ना जाए मेरे भाई, क्योंकि रट्टा की जो लाइफ होती है ना, रट्टा मारने की जो लाइफ होती है वो बेहद छोटी लाइफ होती है। कहते हैं ना कि झूठ की लाइफ नहीं होती या फिर झूठ के पैर नहीं होते, ऐसे ही जो रट्टा होता है ना, रट्टा शब्द होता है, आप एक बार के लिए तो मार लेते हो लेकिन उसकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत छोटी होती है मेरे भाई। और मैं यहां पर आपको सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ये जो इतने डिटेल से करवा रहा हूं ना, सिर्फ एग्जाम के पर्पज से आपको नहीं करवा रहा, मैं आपको एक रियल लाइफ में, हमारी जो रियल लाइफ है ना उसमें मोस्टली चीजें जो है साइंस के हिसाब से होती है। अगर आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जब आप तारों को और चांद को देखते हो ना, तो वो सारी क्रिया जो है साइंस से रिलेटेड होती है। और मेरा मकसद इतना डिटेल से करवाने का सिर्फ इतना सा है ताकि कल को, अभी आप देखो बच्चे हो, 22, 23, 25 साल के आप स्टूडेंट्स होंगे, धीरे धीरे कोई आप नौकरी लगोगे, आगे बढ़ोगी, आपकी जो उम्र है, आयु है, वो आगे बढ़ेगी, आप पेरेंट्स बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर कल को आपके बच्चे है ना, बच्चे होंगे, जाहिर सी बात होंगे, तो वो अगर कोई चीज पूछे तो आपके मन में कोई भी जो है हिचकिचाहट या फिर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपके
अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं उसको कैसे बताऊं यार। बस यही मकसद है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे देने का, सरल भाषा में समझाने का मेरे भाई। आई बात समझ में, और कोई मकसद नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियोस देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। बस इतना सा आप मेरे लिए जरूर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है मेरे भाई। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में आप पैदा हुए हैं, हर कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं बस यहां पर आपको जो है एक सही रास्ता दिखा सकता हूं आपकी मंजिल तक पहुंचने का मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अपना फीडबैक जरूर दिया करो, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं डेली पढ़ता हूं, यकीन मानिएगा। बस उनको रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज क्या वार है, आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार या फिर शनिवार या फिर संडे, इनमें से कोई भी एक दिन में मैं डेफिनेटली मैक्सिमम कमेंट्स के जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 यानी कि रेडियो धर्मिता की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। और वही हमारा पुराना तरीका, इसमें टोटल 25 MCQ आपको मिलने वाले हैं। दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड, ठीक है। ये रहा, कहां गया, ये रहा। तो आज हम यहां पर 25 MCQ इसके देखने वाले हैं, लेकिन MCQ हम बाद में करेंगे। वही हमारा पुराना तरीका, पहले हम जो है इसकी एक पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने की कोशिश करेंगे, सरल भाषा में उसको विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें आपको जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं मुख्य चैप्टर पर, चलते हैं। यहां से हमारा जो है मुख्य सारांश स्टार्ट होता है, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है रेडियो धर्मिता। इंग्लिश में इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है मेरे भाई। एक चीज और आपको बताना भूल गया, वैसे तो चलो इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। आप सभी जानते हैं भाई, पीएमटी आपका हो चुका है। पुरुषों की बात कर रहा हूं, मेल की, ठीक है, मेल की बात कर रहा हूं। आपका जो है पीएमटी कंप्लीट हो चुका है ना, आप सभी जानते हैं आपका पीएमटी कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो है पीएचटी शेड्यूल हो चुका है मेरे भाई। SCHEDULE होता है ना, शेड्यूल हो चुका है। आपने डेट वगैरह देख ली होगी, आपने अपना रोल नंबर वगैरह देख लिया होगा। एडमिट कार्ड शायद अभी तक नहीं आए होंगे, बट बहुत जल्दी आ जाएंगे। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पीएमटी के बाद डायरेक्ट आपका पीएचटी ले लिया है, इतना जल्दी ले लिया है, प्रोसेस कर दिया है, समझ रहे हो। यहां पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आपने समय रहते इस चीज को नहीं समझा ना, अपने दिमाग को नहीं समझाया कि क्या होने वाला है, तो इसका मतलब ये है आप अपने आप के लिए प्रिपेयर नहीं हो। एकदम से आपकी लिखित परीक्षा ले ली जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एकदम से आपका ऐसे ही लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और 15-20 दिन के अंदर आपका जो है एग्जाम भी ले लिया जाएगा। और वहां पर मोस्टली कौन से बच्चे फंसेंगे, वही बच्चे फंसेंगे जिनके 50 से 60-65 के मार्क्स के बीच में है ना, वो बच्चे ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि ये मार्क्स जो है आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। जो हरियाणा पुलिस का जो अभी लिखित परीक्षा होगा ना, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किसके बिहाफ पर बनेगी, वो लिखित परीक्षा के ही बिहाफ पर बनेगी मेरे भाई, ठीक है। लिखित परीक्षा के बिहाफ पर बनेगी। और जो बच्चे, खैर इन बच्चों का नाम आया जनरल कैटेगरी में, जो 50, 52, 55 वाले हैं, मोस्टली उन्हीं का नाम है। रिजर्व कैटेगरी में तो लिस्ट काफी ऊपर तक गई है, 65 के आसपास गई है, 60-62 वाला वहां पर नहीं आया। आया होगा, इतना डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है सारी चीजें। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सबसे ज्यादा तकलीफ इन बच्चों को होने वाली है जिनके मार्क्स कम है। क्यों होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे 70+ वाले बैठे हैं मेरे भाई, ठीक है। 70+ वाले बैठे हैं, क्योंकि वो बच्चे सीईटी में भी स्कोर करके आए हैं। अगर सीईटी में स्कोर वो 70+ करके आए ना, तो यकीन मानिएगा दोबारा उनको 70+ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट मजबूत है, उनकी प्रिपरेशन मजबूत है, उनका फोकस मजबूत है, उनकी कंसिस्टेंसी मजबूत है मेरे भाई। आई बात समझ में। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं बच्चों को होने वाली है। तो समय रहते अगर आप समझ जाओगे, अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी कर लोगे, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं जैसे अभी आप बहुत सारे बच्चे पिटिशनर बने हुए हैं, यहां पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई आप सभी का। तो इसीलिए अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी साथ साथ करते रहो, क्योंकि लिखित परीक्षा के बगैर कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो में। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, किसी भी प्रकार का आपको डिमोटिवेशन हो, कुछ भी हो, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। हम मिलकर बात जो है कर लेंगे उसके ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, भाग 1 को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, अदृश्य किरणों की खोज मेरे भाई, ठीक है। अदृश्य किरणें होती है ना, उनकी खोज की गई, और रदरफोर्ड का अखाड़ा मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं, हेनरी बेकरल और मैडम क्यूरी का जादू। तो क्या जादू किया इन्होंने, देख लेते हैं।
एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? तो ये कहती है कि वर्ष 1896 में हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। इसको सीक्वेंस वाइज तरीके से अभी मैं बताऊंगा कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस ये एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसको मैं खोल के थोड़ा सा बताऊंगा ताकि चीजें आपको आसान से याद रहें। वैसे डायरेक्ट मैं बता सकता था वर्ष 1896 में हेनरी बेकरेल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की। ये एक सीधा सीधा रट्टा हो जाता, हालांकि इस चीज का रट्टा ही मारा जाता है, फिर भी इस चीज को आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके याद रखिए ना, माइंड में सीन क्रिएट करके याद करेंगे तो ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए 1896 में हेनरी बेकरेल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्ष 1898 में मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने पिचब्लेंड खनिज से रेडियम की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बेकरेल ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बताइए पिचब्लेंड खनिज से रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मेरे भाई क्यूरी, मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी, इनके द्वारा जो है 1898 में खोज की गई थी। ये ईयर भी याद रखना भाई, ईयर भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद पोलिनियम की भी खोज की गई थी। तो ये जो रेडियम की खोज की थी ना मैडम क्यूरी ने, इन्हीं ने जो है पोलिनियम एक तत्व था, इसकी भी खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। ये एनसीईआरटी डेफिनेशन होगी। 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। अब मैं आपको बताता हूं यहां से एक्चुअल में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। आई होप आप शांति से बैठे होगे अपने रूम में, आपने हेडफोन लगाया होगा मेरे भाई। जो मैं बोल रहा हूं लिखने से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। मैं जो बोल रहा हूं ना एक एक लाइन बोलूंगा, बिल्कुल ध्यान से आराम से बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियोधर्मिता को इंग्लिश में बोलेंगे मेरे भाई, ब्लैक पेन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है रेडियोधर्मिता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने और कब की? तो आप बताएंगे मेरे भाई इसकी खोज जो है 1896 में हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी। ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला शब्द यहां पे क्या दिया गया है? रेडियम शब्द आपको दिख रहा है यहां पे। तो रेडियम से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे पूछेगा रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की थी मेरे भाई? मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। कब की थी? 1898 में जो है ये खोज की गई थी। अब उससे आगे आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? रेडियम किस खनिज अयस्क से निकाला गया? यहां पे देख लो लिखा गया है ना, यहां पे लिखा गया है एक नाम पिचब्लेंड लिखा गया है मेरे भाई। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा रेडियम कहां गया? हाँ ठीक है, रेडियम किस खनिज अयस्क से निकाला गया? जो रेडियम है ना, ये रेडियम है, इसकी खोज किसने की? मैडम क्यूरी और जो है उनके पति जो है पियरे क्यूरी ने की। अब रेडियम से जो है एक पिचब्लेंड नाम का अयस्क निकाला गया, ठीक है, अयस्क निकाला गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा रेडियम जो है किस खनिज अयस्क से निकाला गया? तो आप बताएंगे ये जो रेडियम है मेरे भाई ये पिचब्लेंड से निकाला गया मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। और ये पिचब्लेंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना ये क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जामिनर मेरे भाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है? ये क्वेश्चन ये पूछता है रेडियम जो है ना, रेडियम किस खनिज से निकाला गया? तो आप बताएंगे पिचब्लेंड से जो है इसको निकाला गया था मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे लिखा गया है पोलोनियम एक शब्द। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मैडम क्यूरी का एक और बड़ा आविष्कार, उन्होंने रेडियम के साथ किस तत्व की जो है खोज की थी? तो आप बताएंगे रेडियम के साथ मैडम क्यूरी ने जो है पोलिनियम तत्व की भी जो है खोज की थी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें मैंने आसान भाषा में समझाई है। बस एक उपयोग बता देता हूं दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है? रेडियम का उपयोग मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं रेडियम, ठीक है। तो रेडियम का उपयोग क्या होता है मेरे भाई? रात में चमकने वाली घड़ियां, रात में चमकने वाली घड़ियां मेरे भाई, ठीक है। तो रात में चमकने वाली घड़ियों में जो है इनका उपयोग होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? रात में ये स्वतः यानी कि अपने आप जो है चमकने लगती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन बताई है और तीसरी बार यहां पे लिख दिया मैंने भाई। मेरे भाई बताओ क्या आपको समझ नहीं आया? सरल भाषा में यहां पे लिख दिया, फिर भी एक बार पढ़ देता हूं। ये देखो, रेडियोधर्मिता की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सन 1896 में हेनरी बेकरेल नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि यूरेनियम के पत्थर से अपने आप कुछ जादुई अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो काले कागज को पार कर जाती हैं। इसे स्वतः किरणें निकलने के गुण को रेडियोधर्मिता
कहा गया। इसके बाद मैडम क्यूरी और उनके पति ने पिच ब्लेंड नाम के काले पत्थर को दिन रात घिसकर दुनिया का सबसे चमकीला रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम ढूंढ निकाला, जिसे रात में चमकने वाली जो है घड़ियां बनती है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आपसे यहां पे कैसे पूछेगा तो आपको बता देता हूं मेरे भाई। वैसे तो ऊपर देख लिया है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई जो रेडियम है ना, रेडियम एक सेकंड, यहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मेरे भाई, पिच ब्लेंड गलत लिख दिया क्या, चलो दोबारा लिख देता हूं। पिच ब्लेंड किसका मुख्य अयस्क है मेरे भाई। ऊपर देख के आए थे ना, रेडियम अयस्क है। वहां पे मैंने अपोजिट किया था, वहां पे मैंने अपोजिट क्या किया था, मैंने यहां पे पूछा था जो है कहां गया वो, मैडम क्यूरी और प्यूरी ने पिच ब्लेंड खनिज से रेडियम की खोज की थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, रेडियम की खोज की थी पिच ब्लेंड से। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो पिच ब्लेंड का मुख्य अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड का मुख्य अयस्क क्या है, तो आंसर दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, यानी कि दो चीजें आपको मिल सकती है। पहला तो रेडियम ही आपको मिल सकता है, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, रेडियम और यूरेनियम आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, क्या मिल सकता है, दूसरा यूरेनियम मिल सकता है। ठीक है, यूरेनियम मेरे भाई। अब यूरेनियम का मतलब क्या है, तो यहां पे एक चीज लिखी गई है मेरे भाई, रेडियो कहा जाता है। इसके बाद मैडम क्यूरी और उनके पति ने पिच ब्लेंड नाम के काले पत्थर को दिन रात घिसकर दुनिया का सबसे चमकीला रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम ढूंढ निकाला। अब इसकी स्टोरी क्या है, यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, ये मान के चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या लिख रहा हूं, पिच ब्लेंड लिख देता हूं। ठीक है, पिच ब्लेंड, ये समझाना जरूरी है भाई। ठीक है, इसीलिए आपके दिमाग में जो है सीन बनेंगे तो आपको याद रहेगा। अब इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना, U3O8 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। मुख्य रूप से पिच ब्लेंड है ना, जो पिच ब्लेंड, इसके अंदर मुख्य रूप से आएगा ना, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यूरेनियम का अयस्क होता है मेरे भाई। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, आई बात समझ में। डायरेक्ट आपसे पूछे ना कि पिच ब्लेंड के अंदर मुख्य रूप से यूरेनियम का अयस्क होता है, किसका अयस्क होता है, यूरेनियम का अयस्क होता है, फिर आप कहोगे कि आपने भाई वहां पे यूरेनियम और रेडियम दो चीजें क्यों लिखी, तो बता देता हूं रेडियम क्यों लिखा मैंने वहां पे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, U3O8 मुख्य रूप से यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, खदान से, ठीक है, खदान से जब पिच ब्लेंड नाम का काला पत्थर निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है, तो उसमें 99% क्या होता है मेरे भाई, 99% उसमें हिस्सा किसका होता है, यूरेनियम का होता है, हिस्सा यूरेनियम का होता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसीलिए कहा गया है मुख्य रूप से यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड मेरे भाई। आई बात, अब आते हैं रेडियम के ऊपर मेरे भाई। जो 99% यहां पे देखा ना, 99% जो काला पत्थर है वो पिच ब्लेंड यूरेनियम का है मेरे भाई। उसके बाद 1% की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलती है, उसी यूरेनियम के अंदर, बहुत ही मामूली कैसे लिखेंगे, मामूली मात्रा में रेडियम भी मौजूद होता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीज क्लियर है, आगे लिखो। अब एक और स्टोरी याद रखनी है, मैडम क्यूरी। ठीक है, जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ये लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं यहां तक आपको समझ आया, पिच ब्लेंड U3O8 मुख्य रूप से यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, खदान से जब पिच ब्लेंड नाम का काला पत्थर निकाला जाता है तो उसमें 99% हिस्सा यूरेनियम का होता है। अब बात करते हैं रेडियम की। उसी यूरेनियम के अंदर बहुत ही मामूली मात्रा में रेडियम भी मौजूद होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, अब आगे सुनो। मैडम जो क्यूरी थी ना, मैडम क्यूरी, उसने अपनी लैब में इस पिच ब्लेंड पत्थर को जो है
टन के भाव में मंगाकर, मतलब कि बहुत सारे पत्थर जो है मंगा लिए। उसके बाद इसने, मैडम क्यूरी ने अपनी लैब में जो है उस पत्थर, काले पत्थर को जो है दिन रात घिसा मेरे भाई, दिन रात घिसती गई, घिसती गई, घिसती गई, घिसती गई, और यूरेनियम को अलग करके, मतलब घिसती गई, घिसती गई, तो यूरेनियम क्या हुआ, उससे अलग होता गया, अलग होता गया, अलग होता गया, और उसने अंत में चमकीला रेडियम, जो रेडियम की हम अभी बात कर रहे थे ना, ये उस अंदर से निकाल, मान के चलो ये एक पत्थर है मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसे समझ आएगा आपको, देखो ये एक पत्थर है मेरे भाई, आई बात समझ में? ये क्या है, मान के चलो ये एक पत्थर है मेरे भाई, ठीक है, ये पत्थर है, कौन सा पत्थर है, ये एक काला पत्थर है मेरे भाई, ठीक है, ये एक काला पत्थर है, ठीक है। इसका जो 99% हिस्सा है ना, किससे बना हुआ है मेरे भाई, यूरेनियम से बना हुआ है, यूरेनियम, सबसे पहले यूरेनियम से, मान के चलो ये एक चीज ऐसी है, ठीक है। अब कोई चीज 99% है, ये चीज तो बाद में पता चली ना 99% है, पहले तो ये पत्थर क्या था, पूरा काला था मेरे भाई, ठीक है, पूरा काला था अंदर से, ठीक है, पूरा काला था। तो सब ये समझते थे कि भाई पिच ब्लेंड का जो अयस्क है वो यूरेनियम है। लेकिन उसके बाद एक लेडी आई मेरे भाई, कौन सी लेडी आई, मैडम क्यूरी आई, इसने इस पत्थर को अपनी लैब में मंगा लिया। उसके बाद इस पत्थर को इसने दिन रात घिस दिया मेरे भाई, ठीक है, क्या किया, दिन रात घिसा मेरे भाई, दिन रात घिसती गई, घिसती गई, घिसती गई, तो अंत में जाके ये घिसती गई तो पत्थर क्या होता गया, छोटा होता गया, पत्थर छोटा होता गया। तो मेरे भाई अंत में इसने एक चीज देखी कि इसके अंदर बिल्कुल हल्की मात्रा में एक रेडियम था, जो बिल्कुल चमकने वाली चीज थी। तो यहीं से रेडियम तत्व की खोज हुई, और यहीं से जो है पता लगा कि यूरेनियम के अंदर मेरे भाई जो पिच ब्लेंड होता है ना, पिच ब्लेंड, इसके अंदर यूरेनियम और रेडियम दोनों प्रकार की चीजें होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और कहां तक हो गया था, तो ये चीज हमारी, पहला पॉइंट हमारा जो है क्लियर हो गया था। आई होप कोई भी यहां पर आपका डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो रदरफोर्ड का प्रयोग और 3 जादुई किरणें देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये चीजें हम देख के आए फिजिक्स के अंदर मेरे भाई, ठीक है। ईंट पर नाच मैंने दिखाया था ना वहां पे, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये जो ट्रिक है आप सभी को पता होगी। न से क्या बन जाएगा, न से बन जाएगा मेरे भाई न्यूट्रॉन। बार बार बता रहा हूं क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हमारा जो है मकसद है मेरे भाई। न्यूट्रॉन, चे से क्या बन जाएगा, चे से मेरे भाई बन जाएगा चैडविक बन जाएगा, ठीक है, चैडविक बन जाएगा, ठीक है। आई नो ये चीजें आपको पता है। पैसे क्या बन जाएगा, पैसे प्रोटोन बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है, पैसे क्या बन जाएगा, प्रोटोन। सिर्फ ये एक जो चीज आई है ना यहाँ पे, रदरफोर्ड का प्रयोग, ये समझाने के लिए ये चीज दोबारा दोबारा बतानी पड़ रही है। और रे से क्या बन जाएगा, रे से बन जाएगा रदरफोर्ड मेरे भाई, ठीक है, रदरफोर्ड। हालांकि अगर आपसे ये पूछे ना प्रोटॉन की खोज मुख्य रूप से किसने की थी, तो आप यहां पे क्या बताएंगे मेरे भाई, यहां पे आप मेरे भाई गोल्डस्टीन बताएंगे, ठीक है। एक चीज यहां पे रखना, गोल्डस्टीन याद रखना, गोल्डस्टीन याद रखना। मुख्य खोज जो है थी, खोज थी ना प्रोटॉन की, वो गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड ने सिर्फ मॉडल दिया था मेरे भाई। आई बात समझ में? जिससे जो है अल्फा बीटा किरणों का पता लगा था मेरे भाई। और इसका पता ही है आपको, ई से क्या बन जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। ई से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और टी से क्या बन जाएगा, टी से थॉमसन बन जाएगा। बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किस किस की खोज किसने की थी। वैसे ये सारी चीजें मैं फिजिक्स के अंदर आराम से बता के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। तो बस ये एक चीज बताने के लिए इतनी सारी जो है करनी पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड ने विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक क्षेत्र यानी कि एक क्षेत्र बना दिया, ये क्षेत्र बना दिया रदरफोर्ड ने कि ये क्षेत्र किसका है मेरे भाई, ये क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र है। आगे चलते हैं। द्वारा रेडियो एक्टिव किरणों को 3 भागों में, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणों के जो है बांट दिया मेरे भाई, ठीक है। ये चीज याद रखना कि भाई रदरफोर्ड ने जो है एक विद्युत क्षेत्र, रेडियो एक्टिव किरणों को जो है 3 भागों में बांट दिया। यानी कि एक इसने जो है फील्ड बनाई, ठीक है, एक इसने एक फील्ड बनाई, एक क्षेत्र बनाया, और इसके द्वारा, इस फील्ड के क्षेत्र के द्वारा जो है इसने रेडियो एक्टिव को जो है 3 भागों में बांट दिया, जिसका नाम क्या था, अल्फा बीटा और गामा था। ये चीज याद रखना। कौन सी चीज याद रखना, अल्फा जो है ना, कहां गया, ये रहा। अल्फा किरणें हमेशा धनावेशित होती है, यानी कि धनावेशित यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा किरणें हमेशा ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित यानी इनके ऊपर हमेशा जो है माइनस का चार्ज होता है। और गामा किरणें हमेशा उदासीन होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलती है। ना तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और जो इसकी भेदन क्षमता हो गई और जो इनका जो आयनीकरण हो गया, वैसे ये चीजें मैं पहले भी बता के आया हूं, अगर आपने ये प्लेलिस्ट ध्यान से देखी होगी। फिर भी मैं एक बार आपको जो है अपनी भाषा में बता देता हूं, उसके बाद सरल भाषा यहां से पढ़ लेते हैं। चलिए पहले इसी को पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने इन अदृश्य किरणों का
का सच जानने के लिए, जैसा मैंने बताया, वैज्ञानिक जो रदरफोर्ड था ना नाम का व्यक्ति, इसने अदृश्य किरणों का सच जानने के लिए एक टेस्ट किया। उन्होंने किरणों के दोनों तरफ बिजली की धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें लगा दी मेरे भाई, ठीक है। जो अदृश्य किरणें थी ना, ये देखो, उन्होंने किरणों के दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो है बिजली की धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेटें लगा दी। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, ठीक है, जिन्हें अल्फा किरणें कहा गया। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? आपको इंडिया जीके वाली मेरी सीरीज याद आ रही है? इंडिया जीके में एक भूकंप का चैप्टर मैंने करवाया था, ठीक है, भूकंप का चैप्टर। वहां पर जो है मैंने डिटेल से इन तीनों किरणों के बारे में बताया था, टेबल के तौर पर बताया था मेरे भाई, ठीक है, टेबल बनाकर बताया था। पहली टेबल में यहाँ पे लिखा था अल्फा किरणें, यहाँ पे लिखा था बीटा किरणें, और यहाँ पे लिखा था एक्स किरणें, और यहाँ पर लिखा था गामा किरणें, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ सारी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज देखना, हर चीज नॉलेज आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर दी गई है, बिल्कुल फ्री के अंदर मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? इसीलिए मैं यहाँ पर सारी चीजें बार बार नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये कह रहा है उन्होंने देखा, सबसे पहले इस बंदे ने जो है, रदरफोर्ड ने जो है बिजली की धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है प्लेट लगा दी दोनों तरफ। कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, नेगेटिव तरफ की प्लेट मुड़ गई तो उसे अल्फा किरणें कहा गया, क्योंकि वे खुद पॉजिटिव थी मेरे भाई। कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागी, जिन्हें बीटा किरणें कहा गया, क्योंकि वे नेगेटिव थी। सिंपल सी बात है, अपोजिट ये भागती हैं, जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस तरफ भागेंगी? नेगेटिव की तरफ भागेंगी, और जो नेगेटिव होगी वो किसकी तरफ भागेगी? वो पॉजिटिव की तरफ भागेगी, ये चीज याद रखना। और जो किरणें बिना डरे बिल्कुल सीधी निकल गई, मतलब कि जिन पर जो है कोई भी चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, वो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल कौन सी किरणें थी? गामा किरणें थी। यहां पे देखिए थे ना, कहां गया रही है, ये देखो उदासीन किरणें, ये कौन सी थी? गामा किरणें थी। तो ये ना तो उस तरफ गई ना इस तरफ गई, ये कहां गई? ये सीधी निकल गई, तो उन्हें गामा किरणें, ये सीधी निकल गई, इन्हें गामा किरणें नाम दिया गया, क्योंकि उन पर कोई भी चार्ज नहीं था, वे बिल्कुल न्यूट्रल थी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको जो है वन लाइनर फैक्ट जो है बता देता हूं। सबसे पहले आप ये याद रखना, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं इनको दो भाग में किसने बांटा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं इनको तीन भागों में किसने बांटा? किसने बांटा आप बताएंगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बांटा मेरे भाई। और किसके प्रयोग करके बांटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो है इनको तीन भागों में बांट दिया। पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा? अल्फा किरणों की यहां पे बात करिए, तो अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है? तो आप सभी जानते हैं अल्फा किरणों पर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश होता है, और ये किस तरफ भागती है? नेगेटिव की तरफ जो है ये भागती है, यानी कि जो है ये नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? सेम इसका उल्टा बीटा किरणें है, बीटा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है? बीटा किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किस तरफ मुड़ जाती है? ये पॉजिटिव की तरफ जो है मुड़ जाती है। उसके बाद गामा किरणों की बात करूं तो इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन होती है, इसीलिए ना तो ये अल्फा की तरफ मुड़ती है ना ही बीटा की तरफ मुड़ती, ये सीधी निकल जाती है मेरे भाई। आई बात समझिए? ये जो है सीधी निकल जाती है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, एग्जामिनर इतना ही पूछेगा, फिर भी मैं तो बहुत डिटेल से बता रहा हूं। चलिए भाग दो देख लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा का महामुकाबला मेरे भाई, ठीक है। वैसे डिटेल से मैं टेबल में माध्यम से बता चुका हूं, फिर भी अगर टाइम मिला तो मैं टेलीग्राम पर एक जो है मैसेज डाल दूंगा अल्फा बीटा गामा का जो है टेबल के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं अल्फा बीटा और गामा का महामुकाबला देख लेते हैं। भेदन क्षमता, वेग का अंतर, ये सारी टेबल के माध्यम से होती हैं चीजें, फिर भी मैं बता देता हूं। अल्फा का वेग सबसे कम होता है मेरे भाई, ठीक है। जो अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा बीटा को ऐसे लिखते हैं, अल्फा को ऐसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे लिखते हैं, और गामा को थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अल्फा की बात कर रहा है, अल्फा का वेग यानी कि स्पीड की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, स्पीड की बात कर रहा है। तो अल्फा की वेग सबसे कम होती है मेरे भाई, ठीक है। इसकी सबसे कम है तो गामा की क्या होगी? सबसे तेज होगी मेरे भाई, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं बता चुका हूं, यहां पे नहीं बताऊंगा। गामा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक जो है सर्वाधिक होती है। किरणों की क्षमता की याद रखना, सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है? तेज होती है। किसकी होती है मेरे भाई? गामा की होती है, जो लोहे की मोटी चादर को भी पार कर सकती है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए यहां पे जानने से पहले मैं थोड़ा सा खुद से आपको बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखने की जगह है क्या? नहीं है क्या जगह लिखने की? चलिए यहां पे लिख के बता देता हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा? किस किरण का वेग, यहां पे लिख देता हूं, कैसे लिखता हूं? ऐसे लिखता हूं मेरे भाई, ठीक है। किस किरण का वेग सबसे कम होता है? सबसे कम वेग वाली किरण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? आपने पता लग गया होगा, अल्फा किरणें आप बताएंगे, ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा।
अल्फा किरणें आप जो है आंसर बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये वजन में भारी होती है मेरे भाई, ये भी याद रखना, ठीक है, वजन में ये भारी होती है। ऐसा आप याद रख सकते हो, जो हल्का आदमी होती है ना, ये चीज अपने से रिलेट करके देखना। आप अभी किसकी तैयारी कर रहे हो? आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो ना, पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, तो जो 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 हल्का आदमी होगा वही तो तेज दौड़ सकता है। भारी आदमी 80-90 किलो का वजन वाला व्यक्ति थोड़ी तेज दौड़ सकता है। तो यही चीज याद रखना है, ये इनकी स्पीड कम क्यों है? क्योंकि ये भारी है मेरे भाई। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट, किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ठीक है। किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर? तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? गामा किरणें बताएंगे बराबर, ठीक है। गामा किरणें बताओगे। गामा किरणें कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गामा किरणें जो है आप यहां पर बता दोगे मेरे भाई, ठीक है। यह रोशनी की स्पीड से भागती है, ये चीज याद रखना। और इसका 3 × 10 की 8 मीटर पर सेकंड चाल होती है ना, सूर्य की चाल तो इतनी होती है ना, लिख देता हूं चलो, 3 × 10 की 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी चाल हो जाएगी। तीसरा आपसे क्या पूछेगा? तीसरा आपसे पूछेगा सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है? सर्वाधिक भेदन क्षमता। भेदन क्षमता आप सभी जानते हैं गामा किरणों की होती है। भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, क्योंकि ये लोहे की चादरों को भी जो है भेद सकती है मेरे भाई। फोर्थ पॉइंट आप क्या रखेंगे? सबसे कम भेदन क्षमता भी आपसे पूछ सकता है, कम भेदन क्षमता मेरे भाई। तो सबसे कम भेदन क्षमता आप सभी जानते हैं अल्फा की हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा की हो जाएगी। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए अब सरल भाषा में आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सरल भाषा में क्या लिखा गया है? तो ये देखो कहाँ गया है सरल भाषा में, ये रहा। इन तीनों बहनों किरणों की ताकत का अंतर एग्जाम में बहुत आता है मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड, 1 सेकंड, चलिए। इन तीनों बहनों किरणों की, ठीक है, तीन कौन सी बहनें किरणें हैं? अल्फा, बीटा और गामा की यहां पर बात कर रहा है। 1 सेकंड, सॉरी, ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा किरणें बहुत भारी होती हैं, इसीलिए बहुत धीरे चलती है मेरे भाई। आई बात समझ में? और इनकी आर पार जाने की क्षमता जो है सबसे कम होती है। बीटा किरणें थोड़ी हल्की होती है, इसीलिए इनकी भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना ज्यादा होती है। लेकिन जो गामा किरणें होती है वो रोशनी की स्पीड से तेज दौड़ती हैं, और इनके पास इतनी जादुई ताकत होती है कि ये लोहे या कंक्रीट की मोटी दीवार को भी चीरकर आर पार निकल सकती है। यानी कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा के पास होती है भाई, ठीक है। ये चीजें जो है आई थिंक आपको याद होनी चाहिए, और हो भी गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला गया? गैसों को आयनित करने का करंट मेरे भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये चीजें तो फिर भी आपको याद रह जाती है, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी भेदन क्षमता कम है और किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं? आयनित करने का करंट बोलते हैं, यानी कि आयनाइजेशन पावर इसको बोलती है, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोजिट होता है इसके मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है मेरे भाई, अल्फा किरणों की गैसों की आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वहां पे हमने ऊपर अभी क्या देखा था? अल्फा किरणों की जो स्पीड है वो सबसे कम होती है मेरे भाई, ठीक है। जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसकी आयनाइजेशन जो पावर होती है ना वो सबसे तेज होती है। बस इसको अपोजिट करके आपको याद रखना है थोड़ा सा। आई बात समझ में? बस कुछ नहीं है, यही है सेम चीज। देखो, अल्फा किरणों की गैसों की आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, और जो गामा होती है उसकी सबसे कम होती है। देखो, जो गामा किरणों से इतने गुने अधिक होती है, गामा की आयनन क्षमता सबसे न्यूनतम होती है। बस सिंपल सी बात है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। गैसों को आयनित यानी कि आयनाइज करने की क्षमता सबसे अधिक किस किरण में होती है? तो आप बताएंगे अल्फा किरणों में जो है यह क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा की आयनन क्षमता गामा से कितनी गुना अधिक होती है? ये क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे गामा से जो है 10,000 गुना अधिक इसकी आयनन क्षमता होती है मेरे भाई। सबसे न्यूनतम कम आयनन क्षमता किसकी होती है? तो आप बताएंगे गामा किरणों की होती है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां से देख लो भाई, ये सारा सरल भाषा में लिख दिया है। कुछ भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, वैसे सब कुछ समझ आएगा मेरे भाई। ऐसा कुछ यहां पर लिखा ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, भाग नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें सोडी के विस्थापन नियम का शॉर्टकट यहां पे लिखा गया है। तो अल्फा और बीटा निकालने का गणित क्या है? तो अल्फा और बीटा को कैसे निकाला जाता है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक अल्फा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है मेरे भाई। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि
एक अल्फा कण निकालने पर, अगर आप एक अल्फा कण निकालोगे ना, और ये अल्फा और बीटा निकालने का गणित है, फॉर्मूला है मेरे भाई ये, ठीक है, ये चीज याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा बताइए, एक अल्फा कण निकालने पर कितने परमाणु क्रमांक जो है कम होंगे, या फिर द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे भाई। तो आपको बताना पड़ेगा एक अल्फा कण निकालने पर अगर आपसे पूछे कितने क्रमांक इकाई कम होगी, तो आप बताएंगे 2 क्रमांक इकाई कम होगी, ठीक है, इकाई क्रमांक आपसे पूछे तो। अगर आपसे द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 4 द्रव्यमान संख्या जो है ये कम होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? समझ आया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्फा कण अगर आप निकालते हो, निकालने पर परमाणु क्रमांक जो है 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं, एक बीटा कण, ठीक है, यहां पे एक अल्फा कण की बात की थी, एक अल्फा कण निकालने पर 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है, ये एक अल्फा कण निकालने से हुई। अब मान लेते हैं अगर आपसे एक अल्फा कण नहीं पूछता, आपसे पूछ लेता है बताइए भाई एक बीटा कण निकालने से जो है परमाणु क्रमांक कितने इकाई अंक बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कितने अंक बढ़ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा घुमाकर। इसीलिए मैं यहां पर आराम आराम से चल रहा हूं मेरे भाई, ताकि चीजें आपको समझ आए मेरे भाई। आई बात समझ में? अगर अल्फा कण पूछेगा तो परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम, परमाणु क्रमांक 2 इकाई हो जाएगा कम, और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाएगा। अगर आपसे बीटा कण पूछे तो आप बताएंगे कि परमाणु इकाई क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, वहां पर क्या हो रहा था, घट रहा था, यहां पर क्या है, बढ़ जाता है, और द्रव्यमान संख्या लगभग समान रहती है। अल्फा और बीटा कभी एक साथ नहीं निकल सकते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसको याद रखना मेरे भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। क्या याद रखना? अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ नहीं निकल सकते। अगर आप सोचे ना कि भाई जैसे मैंने बताया कि एक अल्फा कण निकालने पर क्या होगा, 2 परमाणु इकाई कम हो गई, या फिर द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 4 कम हो गई। दूसरी बार मैंने क्या कहा, एक बीटा कण, अल्फा कण की तो यहां पे बात हो गई, लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि बीटा कण आपसे पूछ ले कि एक बीटा कण अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरे भाई बताओ कितने परमाणु क्रमांक इकाई घटेगी या बढ़ेगी, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा, तो आप कहोगे कि इकाई बढ़ेगी मेरे भाई, ठीक है। अपोजिट है मेरे भाई, अल्फा पूछे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है। अगर आपसे बीटा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, बीटा पूछ ले तो आप कहेंगे बढ़ रहा है मेरे भाई, ठीक है, बढ़ रहा है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इकाई बढ़ रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज याद रखना। और अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे ये कह दे कि बताइए अल्फा और बीटा कण एक साथ निकाले जा सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अल्फा और बीटा कण एक साथ निकाले जा सकते हैं, अल्फा और बीटा कण क्या एक साथ निकाले जा सकते हैं, बताइए यह कथन सत्य है या नहीं। ऑप्शन ए दे देगा हाँ सत्य है, दूसरा ऑप्शन क्या देगा, नहीं सत्य नहीं है, तीसरा कह देगा दोनों पॉसिबल हैं, और ऑप्शन डी क्या देगा, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली बच्चे क्या लगाएंगे, पहला ही लगाएंगे हाँ है, या फिर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऐसा वो लगाएंगे क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये चीजें तो पढ़े ही नहीं, वो तो वहीं तक जो है सिमट गए कि भाई अल्फा किरणें जो है सबसे कम तेज होती हैं, ठीक है, क्यों होती हैं, क्योंकि भाई वो भारी होती हैं, गामा किरणें सबसे हल्की होती है इसीलिए वो तेज होती है, आगे तो वो गए ही नहीं मेरे भाई। इसीलिए आप तुक्का मारते हो, और तुक्का मारते हो तो चीजें गलत होती हैं, बस यही माध्यम है आपको डिटेल से पढ़ाने का यहाँ पे मेरे भाई। आई बात समझ में? अब ये चीज याद रखना, अल्फा और बीटा कण कभी एक साथ नहीं निकल सकते, अलग अलग ही निकलेंगे, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, एक साथ कभी नहीं निकल सकते, सीधी सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक बता देता हूं सरल भाषा में, यहां पे क्या लिखा गया है, सोडी का विस्थापन नियम एग्जाम में पक्का आता है। इस एक सिंपल ट्रिक से समझो, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में एक अल्फा कण बाहर भागता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना जो लिखा है यहाँ पे, एक सिंपल ट्रिक से याद रखना, जब रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से, नाभिक यानी कि सेंटर की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, एक अल्फा कण बाहर भागता है, ये मान लो कि ये अल्फा है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है, ये बाहर भाग रहा है, तो वो अपने साथ बहुत सारा वजन ले जाता है, यानी कि उसका रोल नंबर परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और उसका वजन द्रव्यमान 4 कम हो जाता है, ऊपर देखा था ना। लेकिन जब एक बीटा कण मैंने क्या बताया था, अल्फा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बस सिंपल सी बात है, ये कहेगा, ये देखो। लेकिन जब बीटा कण बाहर निकलता है तो वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रोल नंबर क्रमांक जो है 1 अंक बढ़ जाता है। याद रखना, अल्फा और बीटा 2 सगे दुश्मन है मेरे भाई, ये 2 क्या है, सगे दुश्मन है मेरे भाई। आप और एचएसएससी दोनों सगे दुश्मन है, कभी मेल नहीं खा सकते, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना। ये कभी भी एक साथ नाभिक से बाहर नहीं निकल सकते, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ
आई होंगी, फिर भी अगर कुछ भाई रह जाए, नहीं समझ आए तो फिर भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान कर देंगे, सिंपल सी बात है यार। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 कह रहा है रेडियोधर्मिता का असली घर नाभिक। चलो देख लेते हैं भाई रेडियोधर्मिता का असली घर क्या होता है। तो रेडियोधर्मिता, एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है रेडियोधर्मिता पूरी तरह से एक नाभिक गुण है। ठीक है, रेडियोधर्मिता क्या है? पूरी तरह से एक नाभिकीय गुण है। इसका परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन या बाहरी वातावरण से कोई भी संबंध नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया सरल भाषा में, यह एक बहुत ही गहरा फैक्ट है। रेडियोधर्मिता का परमाणु की बाहरी दुनिया या फिर केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जो मिडल वाला पार्ट है ना, केंद्र नाभिक है, बस उसी से लेना देना है मेरे भाई इसका। ठीक है, तो ये इसीलिए लिखा गया रेडियोधर्मिता का परमाणु की बाहरी दुनिया या फिर केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से परमाणु के दिल, नाभिक, ये नाभिक ही है नाभिक। ठीक है, ये नाभिक, इस पे इसी से लेना देना है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, का निजी मामला है। जब नाभिक अंदर से बहुत भारी और बेचैन हो जाता है तभी वो स्थिर होने के लिए किरणें बाहर फेंकता है। जब ये अस्थिर हो जाता है ना, भारी हो जाता है, तभी ये किरणें बाहर फेंकता है। और बाहर कैसे फेंकता है? ऐसा नहीं है कि अल्फा और बीटा किरणें एक साथ फेंक देता है। अभी पढ़ के आए ना जस्ट ऊपर, या तो ये अल्फा फेंकेगा, ये बाहर फेंकेगा, या फिर बीटा फेंकेगा। ठीक है, आप बाहर से कितना भी गर्म कर लो या केमिकल मिला लो, रेडियोधर्मिता की स्पीड को बदल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए अब सुपर वन लाइनर फैक्ट्स आपको बता देता हूं कैसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे पूछेगा? रेडियोधर्मिता परमाणु का कैसा गुण है? ठीक है, रेडियोधर्मिता का परमाणु गुण कैसा होता है? तो आप बताएंगे मेरे भाई यह पूरी तरह से नाभिकीय गुण पर निर्भर करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, इसका परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन या फिर बाहरी वातावरण से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है मेरे भाई। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? दूसरा आपसे ये पूछेगा भाई बाहरी कारकों से रेडियोधर्मिता की स्पीड को बदला जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है ना, ये देखो कहाँ गया, तभी ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, रेडियोधर्मिता की स्पीड को बदला नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, क्या बाहरी कारकों से, ये परमाणु है, यहाँ पे सेंटर है, बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या इससे इसकी स्पीड पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई स्पीड इस पर असर नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप बाहर से चाहे कितना भी गर्म या ठंडा कर लो, दाब बढ़ा लो या कोई केमिकल मिला लो, इसकी स्पीड पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? किरणों को बाहर निकलने का असली कारण क्या है? ठीक है, कि किरणें बाहर निकलती है ना जब ये तत्व नाभिक भारी हो जाता है, जो है भारी हो जाता है ना, तभी तो ये किरणें बाहर फेंकता है। तो इसका असली कारण क्या है? जब किसी भारी तत्व का नाभिक अंदर से बहुत भारी और बेचैन, अस्थिर हो जाता है, तो खुद को स्थिर करने के लिए वो स्वतः अपने आप किरणों को जो है बाहर फेंकना शुरू कर देता है। आई बात समझ में? इससे सिंपल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं, भाग 4 को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है अर्ध आयु काल क्या है? तो अर्ध आयु काल क्या होता है मेरे भाई? सिंपल सी बात है, ये एक चीज है मेरे भाई। ठीक है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, इसको आपने जो है क्या रख दिया? अलमारी में लग दिया। ठीक है, अलमारी में लग दिया। ये आपकी अलमारी है, ये आपकी अलमारी है। अब ये सालों तक पड़ा रहा, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक पड़ा रहा, और 50 साल के बाद ये सिर्फ इतना सा हो गया मेरे भाई, छोटा सा हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अर्ध आयु काल बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मैंने बताया ना, इतने सालों के बाद ये इतना होता था और 50 सालों के बाद ये इतना हो गया। ये जो बीच का समय था ना, इसी को अर्ध आयु काल बोला जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। यूरेनियम 235 का अर्ध आयु काल बहुत लंबा 7.4 गुणा 10 की घात 8 वर्ष है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये ऐसे लिखा गया है। जो वर्ड की फाइल में बना रहा था ना, एमएस की वर्ड की फाइल, उसमें लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने सीधा लिख दिया। आप ऐसे लिखेंगे 7.04 गुणा 10 की घात 8, ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में कि यूरेनियम 235 का अर्ध आयु काल कितना होता है, तो आप ये बताएंगे ये काल होता है। या फिर घुमाकर क्वेश्चन क्या पूछेगा? बताइए किस तत्व का अर्ध आयु काल बहुत लंबा होता है, तो आप बताएंगे यूरेनियम का। जो यूरेनियम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, यूरेनियम, यूरेनियम तत्व का जो अर्ध आयु काल है वो सर्वाधिक लंबा होता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक चलते हैं, सरल भाषा देख लेते हैं। अर्ध आयु काल को ऐसे समझो, अगर आप 1 किलो यूरेनियम लाकर अलमारी में रख दो तो उसे टूटते टूटते आधा किलो होने में जितना समय लगेगा वही उसका अर्ध आयु काल होता है। कुछ तत्वों का अर्ध आयु काल सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के बराबर होता है। तो यूरेनियम 235 जैसे भारी तत्वों का आधा होने में करोड़ों साल लग जाते हैं मेरे भाई, ये याद रखना। इसीलिए सबसे लंबा अर्ध आयु काल किसका होता है? यूरेनियम तत्व का होता है, क्योंकि इसको छोटा होने में सालों साल लग जाते हैं मेरे। इसीलिए इनका कचरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा
होता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। दोबारा से बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्ध आयु काल की अगर बात हुई ना, तो अर्ध आयु काल के बारे में आपको इतना सा डेफिनेशन बतानी है, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित यानी कि खत्म होता है, होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का ठीक आधा 1/2 हिस्सा रह जाता है, उसका उसी को अर्ध आयु काल कहा जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 U-235 को इसको बोला जाता है। इसका अर्थ होता है, ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, U-235 मेरे भाई। ठीक है, U-235 मेरे भाई। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। इसका अर्ध आयु काल कितना होता है? लगभग 7.4 गुणा 10⁸ वर्ष, यानी कि करीब 70 करोड़ साल। ये चीज याद रखना, 70 करोड़ साल इसका जो है अर्ध आयु काल होता है। इतना करोड़ साल कौन जिंदा रहेगा? इतने साल के बाद ये यूरेनियम इतना है ना, तो इतना हो पाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? यह सबसे लंबा समय है, इसीलिए कचरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है मेरे भाई। याद रखना ये चीज, जो कचरा है ना, कचरा वो सबसे बड़ा दुनिया का सिरदर्द है। उसको कम होने में 70 करोड़ साल लग जाएंगे मेरे भाई। ये चीज याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं। चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है मेरे भाई। रेडियोधर्मिता नापने की एसआई इकाई, ये तो फैक्चुअल है, आई होप आप सभी को पता होगा मेरे भाई। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता नापने की अंतरराष्ट्रीय यानी कि मानक एसआई, एसआई क्या होती है मेरे भाई? किसी को पता है एसआई क्या होती है? बेकरेल होती है। ठीक है, बेकरेल होती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका रट्टा मार लेना। डायरेक्ट आपसे पूछेगा रेडियोधर्मिता नापने की जो एसआई इकाई है उसको क्या बोला जाता है? उसको बेकरेल बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? इसके अन्य धारक भी पूछ सकता है, ये तो मुख्य है, ये क्या है? ये तो मुख्य है, लेकिन रेडियोधर्मिता के अन्य बड़े मात्रक भी हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, रेडियोधर्मिता के अन्य बड़े मात्रक, मात्रक को क्या बोलते हैं मेरे भाई? मात्रक को इकाई बोलते हैं। ठीक है, नापने वाली इकाई। ठीक है, तो ये और भी होते हैं मेरे भाई। कौन कौन सी होती है? एक तो क्यूरी होती है। ठीक है, क्यूरी, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है मेरे भाई रदरफोर्ड। आई बात समझ में? रदरफोर्ड, आई बात समझ में? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा मेरे भाई। और एक क्यूरी का मान कितना होता है? तो यहां पे यह भी याद रखना, एक क्यूरी का मान, एक क्यूरी का मान, ये वैसे नीचे लिखा भी होगा, मैंने वहीं से देख लेना था, चलो कोई बात नहीं। एक क्यूरी का मान कितना होता है बड़े? 3.7, 3 पॉइंट कितना होता है? ये रहा 3.70 गुणा 10 की घात, अब हर चीज कुछ देखना ही पड़ता है मेरे भाई। 3.70 गुणा 10 की घात 10 है ना? ठीक है, 3.70 गुणा 10 की घात 10, ये एग्जैक्ट पूछा जाता है, तो याद रखना भाई एक क्यूरी का मान कितना होता है? 3.70 गुणा 10 की 10 जो है घात इसका राइट होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं और ये देख लेना, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकरेल है, इसकी अन्य इकाई क्यूरी और रदरफोर्ड है। एक क्यूरी 3.70 गुणा 10 की घात 10 विघटन होता है, तो ये पढ़ लेना परीक्षा का में जब ये पढ़ लेना भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, भाग 5 पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं समस्थानिकों के जादुई उपयोग और हाइड्रोजन का जुड़ा। समस्थानिक क्या होता है मेरे भाई? आइसोटोप की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोटोप की बात कर रहा है, आइसोटोप की बात कर रहा है, ये हम पढ़ के आए हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे रे? समस्थानिक कैसे लिखेंगे ना? समस्थानिक, एक समस्थानिक होता है और एक क्या होता है? एक संभारिक होता है, असंभारिक बोलते हैं ना उसको, संभारिक। ठीक है, संभारिक, इसको आइसोटोप बोलते हैं, लिखूं क्या? आइसोटोप। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा आइसोबार। मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था? आइसोबार, बार बार बार, बार से क्या लगाओगे? भार, भार, जिसका भार वजन ज्यादा है उसको संभारिक बोलते हैं। आइसोटोप, जिसका क्रमांक संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, उसको समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलते हैं? चिकित्सा और उद्योगों में समस्थानिका का धमाका। तो ये जो समस्थानिक होते हैं ना, आइसोटोप होते हैं, इनका यूज कहां पर होता है? इनका यूज मेरे भाई चिकित्सा और उद्योगों में होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। कोबाल्ट 60, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? कैंसर के इलाज में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? तो आप बताएंगे कोबाल्ट 60 है, सिंपल सी बात है। उपयोग कैंसर में कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां पर किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में, और फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, इसमें किया जाता है। जमीन के नीचे पाइपलाइन का रिसाव सोडियम से और हवाई जहाज की दरारें कोबाल्ट से जांची जाती है। तो ये सारा यूज
होता है मेरे भाई, याद रखना। किस किस का यूज किस में होता है, ये डायरेक्ट रट्टा मार लेना है आपको, डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो चलिए एक बार बता देता हूं। कैंसर के इलाज में कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 उपयोग होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। इसकी गामा किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, थायराइड ग्रंथि यानी कि गले का जो घेंगा रोग होता है ना, उसकी जांच और इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। रक्त का प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्रवाह तो समझते होगे ना, नदी प्रवाह वेग से चल रही है वो प्रवाह, रक्त का प्रवाह। तो रक्त का प्रवाह वेग मापने के लिए शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लोट इसको बोलते हैं, ढूंढने में उपयोगी कौन है, तो सोडियम 24 है। कहां गया है सोडियम 24, ये रहा मेरे भाई। आई बात समझ में। इसका उपयोग कहां पर होता है, रक्त प्रवाह का वेग मापने में इसका उपयोग होता है। फास्फोरस 32 की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कौन सा यूज होता है, फास्फोरस 32 यूज होता है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपसे सारे यहां से पूछ लेगा, और ये सरल भाषा में सारा चीज मैंने लिख दिया है, यहां से भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है क्या रे, चलिए लास्ट पॉइंट है, इसको करके जो है थ्योरी खत्म करते हैं फटाफट से, और हम हमारे जो है क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं। जीवाश्मों की उम्र और हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव भाई है C14 यानी कि कार्बन डेटिंग 14 इसको बोला जाता है ट्रिटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 भाई, ये पता है ना, हाइड्रोजन के 3 भाई कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 3 भाई होते हैं। ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, और तीसरा, और एक सेकंड बताता हूँ भी, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट, कार्बन 14 डेटिंग से जीवाश्म और पुरानी लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए जो पुराने फोसिल्स होते हैं ना, जिसको जीवाश्म बोला जाता है, अब डायनासोर की एज का पता लगाने के लिए या फिर कोई भी चीज कितनी पुरानी है उसकी एज निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का उपयोग करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। जो हड़प्पा थी ना, हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी एज का पता लगाने के लिए हमने जो है कार्बन 14 डेटिंग का जो है यूज किया था मेरे भाई। जीवाश्म और पुरानी लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है, पृथ्वी और चट्टानों की आयु यूरेनियम लेड डेटिंग से निकाली जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी और चट्टानों की आयु हम किससे ज्ञात करते हैं, तो आयु यूरेनियम लेड डेटिंग से निकाली जाती है। दोनों याद रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में केवल ट्रिटियम 1H3 ही रेडियो एक्टिव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, वैसे सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। चलिए ये पढ़ लोगे आप, आई थिंक, ठीक है ना, पढ़ लोगे ना। चलिए मैं बता देता हूं यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जीवाश्म या फिर फोसिल्स और पुरानी लकड़ी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, आपका उत्तर होगा कार्बन 14 डेटिंग से जो है इनकी आयु ज्ञात की जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में। जैसे जमीन के नीचे दबी डायनासोर की हड्डी या फिर पुरानी लकड़ी का पता इसी से लगाया जाता है मेरे भाई। आई बात समझे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी, पहाड़ और पुरानी चट्टानों की आयु किससे लिख देता हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो मेरे भाई जिंदगी में। जिसने पेशेंस रखना सीख लिया ना, धैर्य रखना सीख लिया, यकीन मानना वो आधी जंग तो वैसे ही जीत गया मेरे भाई। क्योंकि वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है ना, मैंने इतना एनालाइज किया, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास धैर्य रखने का समय नहीं है। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना, आप खुद देखते हो, कोई किसी के लठ मार रहा है, कोई किसी की गुद्दी पकड़ रहा है, कोई किसी को गाली गलोच दे रहा है, ऐसी चीजें चल रही हुई है। कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहना चाहता, और इसकी सबसे बड़ी विफलता मैं क्या मानता हूँ, ऊपर वाला सिस्टम मानता हूँ। जो हमारी वर्तमान में सरकार चल रही है ना, कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनको मैं इसका दोष मानता हूं, देता हूं मेरे भाई। क्यों देता हूं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ही नहीं कर रखा, कोई व्यवस्थित तरीके नहीं चल रहा, कोई अपने आप में लड़ाई कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, सारी चीजें इनके पास हैं फिर भी नहीं हो रही हैं। चलिए खैर वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। चलिए हम ये हमारे पढ़ाई वाले मुद्दे पर आते हैं। प्रश्न फर्स्ट आपसे कैसे पूछेगा, आपसे ऐसे पूछेगा, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म मेरे भाई ऐसे लिखेंगे, जीवाश्म और पुरानी लकड़ी की आयु किससे ज्ञात की जाती है। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, वैसे ऊपर मिल गया होगा। आप इसका आंसर मुझे कहां पर दोगे मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। प्रश्न दूसरा कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम मान के चलो, ये एग्जाम ही चल रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहाड़ों और पुरानी चट्टानों की आयु, पहाड़ों, पुरानी चट्टानों की आयु किससे निकाली जाती है।
इसका आंसर भी आप बताएंगे, ठीक है। ऊपर दोनों है वैसे आंसर। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा मेरे भाई, तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा, हाइड्रोजन वाली बात आई थी ना इसके अंदर, कहाँ गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों केवल ट्रिटियम। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव समस्थानिक कैसे लिखेंगे, कौन सा है, कौन सा है ये भी बता देना भाई। 3 भाई है ना हाइड्रोजन के, आपको पता होगा। प्रश्न 4 देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न 4 आपसे क्या पूछेगा, हाइड्रोजन के 3 जुड़वा भाइयों में से केवल ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव है जो अंदर से स्वतः, चलो ये छोड़ दो, ये रहने दो, ठीक है। 3 भाई, चलो 3 भाई मुझे बताओ, बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, हाइड्रोजन के 3 भाई, चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन के 3 भाई कौन से हैं, ठीक है। कौन से हो जाएगा मेरे भाई, पहला तो हो जाएगा प्रोटियम, प्रोटियम ऐसे लिखेंगे ना। दूसरा क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, हाँ ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, टीरियम, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा हो जाएगा तीसरा अभी देख के आए ना, कौन सा देख के आए, ट्रीट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इनके तो पता होगा ना, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है मेरे भाई। आई बात समझे, बस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको जो है समझ आई होंगी मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी या सजेशन रह जाता है तो आप डेफिनेटली मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछना तो क्या है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, चलो ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में बता के आऊँ, ये भी बता देता हूं, मेरे को इतना सा याद है, फिजिक्स की हमारी जो फिजिक्स की हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी, इसके अंदर चैप्टर 10 किया था हमने, ठीक है। चैप्टर 10 किया था, ये हमने किया था फिजिक्स 1 शॉट किया था मेरे भाई, PHYSIC, फिजिक्स 1 शॉट किया था मेरे भाई। इसके अंदर हमने क्या किया था, टॉप 100 MCQ किए थे। इसी के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, अगर आपने देखा हुआ तो डेफिनेटली आप आराम से बता दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो प्रश्न क्या था मेरे भाई, प्रश्न ये था, किस, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, वह एकमात्र वैज्ञानिक कौन सा है जिसे 2 क्षेत्रों में, यानी कि फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है मेरे भाई। आई बात समझ, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे डिटेल से देंगे। कैसे डिटेल से देंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्र है मेरे भाई, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ मिला है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में मिला है, केमिस्ट्री फिजिक्स में मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, पहले तो आप वो 2 क्षेत्र बताएंगे। दूसरा आप बताएंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में मिला है बताएंगे। दूसरा आप बताएंगे किस ईयर में जो है उसको क्षेत्र मिला है। तीसरा आप उसका नाम बताएंगे। ये तीनों चीज जो है आप मुझे बताएंगे, और यहां पर जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां से थ्योरी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट से अब हम इसके जो है क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की ऐतिहासिक खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, 1896। तो सबसे पहली जो हमारी सारांश थ्योरी चल रही थी वो इसी लाइन पर डिपेंड करती थी। तो ये किसने खोज की थी, हेनरी बेकरल ने की थी मेरे भाई, ठीक है। तो रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में हेनरी बेकरल ने की थी, ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पे, सारी चीजें डिटेल से नीचे बता के आया हूं, बाकी फिर भी यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख भी दी है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः उत्सर्जित होने वाली अदृश्य किरणों को विद्युत क्षेत्र द्वारा 3 भागों अल्फा बीटा और गामा में किसने विभाजित किया था। तो आप सभी जानते हैं भाई रदरफोर्ड ने किया था मेरे भाई। अल्फा बीटा और गामा आप सभी जानते हो, मैंने बताया था ना, एक क्षेत्र यानी कि ऐसे एक क्षेत्र बना लिया था, इस साइड पॉजिटिव प्लेट रख दी थी, इस साइड नेगेटिव प्लेट रख दी थी, कुछ प्लेट अल्फा की तरफ मुड़ गई थी, कुछ प्लेट जो है बीटा की तरफ मुड़ गई थी, कुछ प्लेट जो है सीधी निकल गई थी, गामा किरणें सीधी निकल गई। तो ये सारी चीजें किसने की थी मेरे भाई, ये सारी चीजें जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिविटी मापने की प्रमाणिक अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, बेकरेल हो जाएगी। और भारी इकाई कौन सी है मेरे भाई, तो भारी इकाई मैं आपको बता के आया था क्यूरी और जो है क्यूरी और कौन सी हो जाएगी, क्यूरी और रदरफोर्ड मेरे भाई। वैसे यहाँ पे दिया गया है देखो क्यूरी और रदरफोर्ड, लेकिन क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी मापने की प्रमाणिक अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछेगा तो आप बेकरेल ही बताएंगे। याद रखना ये भारी इकाई है, अगर भारी इकाई अगर देगा ना तो आपको लिख के आना है क्यूरी और रदरफोर्ड मेरे भाई, रदरफोर्ड मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो कहां पे गया, खोजकर्ता हेनरी बेकरेल के सम्मान में रेडियो धर्माता के क्षय के दर को मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई बेकरेल है, इसका प्रतीक बी क्यू है मेरे भाई, ठीक है, बेकरेल हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक बेकरेल का अर्थ ये आपको पता ही है, और अन्य विकल्पों के इफेक्ट क्यूरी और रदरफोर्ड भी रेडियो धर्मिता के मात्र है, परंतु ये बड़े व्यापारिक मात्र है, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार अल्फा किरणें वास्तव में किन किरणों कणों की तीव्र बौछारें से मिलकर बनी है। तो हमने देखा था भाई अल्फा किरणें जो है, रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, अल्फा किरणें क्या कर रही थी, धनावेशित हीलियम नाभिक। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज था और ये किस तरफ भाग रही थी, नेगेटिव की तरफ भाग रही थी मेरे भाई, ठीक है, ये चीज अपोजिट था। ये कौन सी है, यहां पे लिख देता हूं अल्फा किरणें, यहां पे अल्फा किरणें पूछा है ना, अगर आपसे बीटा किरणें पूछे तो इन पर कौन सा चार्ज था, इनके ऊपर, ठीक है, ये अल्फा यहां पे लिख देता हूं, चलो अल्फा, अल्फा किरणों के ऊपर कौन सा चार्ज था, ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये किस तरफ भाग रही थी, ये नेगेटिव की तरफ भाग रही थी। बीटा किरणें अगर आपसे पूछ ले तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव किरणें थी, ये किस तरफ भाग रही थी, ये पॉजिटिव की तरफ भाग रही थी। गामा किरणें ऐसे लिखेंगे ना, गामा किरणों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था मेरे भाई, ठीक है, न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था, तो ये सीधी निकल गई मेरे भाई, ठीक है, ये सीधी निकल गई। बस याद रखना धनावेशित हीलियम नाभिक आ जाएगा, यहां से पढ़ लेना, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली बीटा किरणें मुख्य रूप से किस प्रकार के कणों का प्रभाव होती है। तो किस कणों के प्रभाव होती है, तीव्र वेग वाली ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, अभी ऊपर बता के आया हूं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगी। क्यों, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अभी बताया ना मैंने, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, ये याद रखना। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में वह कौन सी किरणें हैं जो पूरी तरह से उदासीन, अभी बता के आएंगे, देखो कोई चार्ज नहीं होता तो गामा किरणें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिकतम है। बस भेदन क्षमता की बात करेगा तो भेदन क्षमता, भेदन सर्वाधिक किसकी हो जाएगी, गामा की हो जाएगी, ठीक है, और कम किसकी हो जाएगी, कम अल्फा की हो जाएगी, बस इतनी सी आपको याद रखनी है, ठीक है। गामा किरणें अल्फा बीटा नहीं, गामा किरणें ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे आपको आंसर दिख गया होगा, हवा या किसी अन्य गैस के कणों से टकराकर उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने अर्थात गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, अपोजिट होता है। अभी मैंने बताया गामा किरणों की स्पीड सबसे अधिक होती है, ऊपर देखा ना हमने, क्या लिखा, कहां लिखा मैंने, भेदन क्षमता, देखो भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक जो है गामा की होती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आयनन क्षमता अगर आपसे पूछे ना आयनन, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक जो है अपोजिट हो जाएगा, आयनन क्षमता लिखेंगे ना, आयनन क्षमता, तो ये किसकी हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी, सर्वाधिक यहां पे लिख देता हूं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसकी हो जाएगी मेरे भाई, ये अल्फा की हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
अल्फा बीटा और गामा किरणों के वेग, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है कि तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। तो अल्फा किरण स्पीड की यहाँ पे बात कर रहा है, तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 को। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये गलत है। क्यों होता है? क्योंकि जो गामा किरणें होती है उनका वेग जो है प्रकाश के बराबर होता है, गामा किरणों का वेग प्रकाश के बराबर के बिल्कुल बराबर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी निम्नलिखित में से परमाणु के किस भाग का एक विशिष्ट स्थायी गुणधर्म माना जाता है? किसका माना जाता है? भारी कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ना, गलत बात है। रेडियो धर्मिता निम्नलिखित में से परमाणु के किस भाग का एक विशिष्ट स्थायी गुणधर्म माना? केवल भायतम कोश ना, ये भी सही हो है। परमाणु के केंद्रीय भाग का बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, जो कण होते हैं ये अल्फा बीटा गामा होता है, इनको जो है भारी कण, भारी भारी बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन से या फिर बाहर से कुछ लेना देना है, इनका सिर्फ लेना देना है परमाणु के नाभिक से यानी कि सेंटर से इनका लेना देना है, बस सिंपल सी बात है, इतनी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सोडी के समूह विस्थापन नियम के अनुसार जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने बताया था ना, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण, एक बीटा कण, ऐसे बताए थे ना मैंने। अगर अल्फा कण निकलेगा तो क्या होगा? कम होगा। बाद में देखेंगे क्या होगा, कम होगा, सिर्फ इतना याद रखो, कम होगा। अगर एक बीटा कण अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है। अब ढूंढ लो, मिल गया आंसर आपको। क्या होगा? क्या पूछा है इसने? क्या पूछा है? अल्फा कण पूछा है ना, तो हमने बोला अल्फा कण जो है कम होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक इकाई का अंक बढ़ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम डिक्रीज बाय हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार आगे चलते हैं। परमाणु क्रम 4 इकाई कम हो जाता है, ये भी कम है। परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहता है, ये भी कम है, तो डिक्रीज होगा 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर इकाई पूछे ना आपसे, इकाई कम, परमाणु क्रमांक इकाई पूछे तो 2 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे द्रव्यमान पूछता तो मैं बताता कि 4 द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा, बस ये नंबर याद रखना, बाकी ये चीज याद रखना, कम होगा और बढ़ेगा, अल्फा कम होगा और बीटा बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सोडी के नियम के अनुसार जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण, अभी बता के आऊं, बीटा कण क्या होगा? बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। बीटा कण क्या होगा? बढ़ेगा। तो ढूंढ लो, इकाई बढ़ जाती है, इकाई कम हो जाती है, ये तो नहीं हो सकता। द्रव्यमान संख्या पूरी तरह से अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 1 है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का द्रव्यमान संख्या पूरी तरह से अपरिवर्तित रहती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो सोडी और फांजस के विस्थापन नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना कभी घटित नहीं हो सकती? मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था? अल्फा कण, मतलब कि ये एक परमाणु है, इसके सेंटर में नाभिक है और सेंटर के नाभिक में क्या बैठा हुआ है? अल्फा बीटा कण बैठे हुए हैं। अब या तो अल्फा कण निकलेगा बाहर या फिर जो है बीटा कण निकलेगा बाहर, कभी भी दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, एक साथ नहीं निकलेंगे, बताया था ना, नहीं निकलेंगे। इसीलिए बोलता हूं जो चैप्टर निकलेंगे, इसीलिए बोलता हूं जो चैप्टर का मैं स्टार्टिंग में सारांश बताता हूं ना 40-50 मिनट का, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं ये सीधे आपको एमसीक्यू कराता तो यहाँ पे कैसे आपको समझ आता क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, आता क्या कोई समय? थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़ा सा चीजों को सोचा करो। अब पता चल गया आपको, मैंने बताया था दोनों एक साथ कभी नहीं निकलेंगे, ऐसा ही ये कह रहा है। सोडी और फांजस के विस्थापन नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना कभी नहीं घट सकती? नाभिक से केवल अल्फा कण निकलना नहीं घट सकती कह रहा है ये तो हो सकता है। नाभिक से केवल बीटा कण, ये भी निकल सकता है। एक ही समय पर एक साथ अल्फा और बीटा कण का निकलना, ये गलत हो जाएगा, ये घटना जो है कभी भी नहीं घट सकती मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुल परमाणुओं की संख्या सॉरी यार, ये एलर्जी वाला सिस्टम बहुत गंदा है यार मेरे साथ सच में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुल परमाणुओं की संख्या, वही बात है भाई, ये एक चीज है, इसको अगर इतना छोटा होने में जितना समय लगा वो क्या कहलाया? वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आयुकाल, सबसे ज्यादा अर्ध आयुकाल किसका है मेरे भाई? यूरेनियम का है, ठीक है, यूरेनियम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्धकाल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, रेडियो एक्टिव टूटकर रह जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल जो है निश्चित हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, फटाफट चलते हैं भाई। पुरातात्विक अध्ययनों में मरे हुए जानवरों की पुरानी हड्डियां, मृत पौधों और प्राचीन जीवाश्मों फॉसिल की प्राचीन आयु या उम्र नापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? कार्बन 14 डेटिंग का जो है प्रयोग
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारी पृथ्वी की प्राचीन आयु, पहाड़ों की उम्र और बहुत पुरानी विशाल चट्टानों के निर्माण का समय ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का नहीं किया जाता, फास्फोरस जांच विधि का भी नहीं किया जाता, तो मेरे भाई किसका किया जाता है? सोडियम ट्रेसर का भी नहीं किया जाता, यूरेनियम लेड डेटिंग का जो है उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पतालों में कैंसर जैसी घातक बीमारी की ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने सिकाई करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सभी मैंने बताए थे, आई होप आपने वो याद किए होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है? 17 का राइट ऑप्शन कोबाल्ट 60 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के विकारों, सूजन या घेंगा की अंदरूनी जांच और उसके सटीक इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाए? आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चिकित्सा विज्ञान में ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, श्वेत रक्त कोशिकाओं की अनियंत्रित विधि रोग निदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 नहीं, आयरन 59 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन फास्फोरस 32 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 कह रहा है मानव शरीर की रक्त वाहिनियों या फिर नसों के भीतर खून का थक्का कहाँ जमा है और नसों में रक्त प्रवाह का वेग कितना है, यह जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो एक्टिव सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ऐसे चारों के चारों रट्टा मार लेना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो कह रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन के नीचे मिले लंबी बिछाई गई तेल या पानी की पाइपलाइन में रिसाव, लीकेज या क्रैक का पता बिना खुदाई किए कैसे पता लगाया जाता है? तो किस विधि से इसका पता लगाया जाता है? रेडियो एक्टिव ट्रेसर रसायनों के द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है मेरे भाई। ये विधि समझ आई? मतलब कि जमीन के नीचे कोई पाइपलाइन बिछी है, अब कैसे पता लगा? आदमी थोड़ी घुसेगा वहां पर यार, ठीक है। तो इसका कहां पर लीक है, कहां पर जो है रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो इसका पता जो है इस विधि से लगाया जाता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर से जो है ये पता लगाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कृषि वैज्ञानिक पौधों में दिए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों, खादों की अंदरूनी कार्यविधि और पौधों के गुप्त रोगों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का पता किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हमारे सीधे सीधे हाइड्रोजन के 3 स्थानिक भाई है। 3 भाई बताए थे ना मैंने, 3 भाई हाइड्रोजन के, कौन सा बताया था? प्रोटियम यहां पे लिखा गया है, देखो 1H1, ड्यूटेरियम क्या था? 1H2, ट्रीटियम क्या था? 1H3 था। बस पाए जाते इनमें से कौन सा एकमात्र स्वभाव से रेडियो एक्टिव की प्रकृति का है? तो ट्रीटियम हो जाएगा, रेडियो एक्टिव प्रकृति का हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है चिकित्सा जगत में रोगियों में होने वाली एनीमिया, शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी बीमारी की सटीक जांच के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो एक्टिव लोहा का उपयोग किया जाता है, आयरन 59 मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम के प्रसिद्ध काले खनिज पिच ब्लेंड से रेडियम के अलावा किस अन्य महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी? थोरियम नहीं, रिएक्टिव ने फ्रांसियम पोलिनियम जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा चैप्टर था, और आज का जो है चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। केमिस्ट्री जो है यहाँ पर हमने कौन सा चैप्टर कर लिया? 8वां चैप्टर जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और ये कौन सा था? सेकंड लास्ट चैप्टर था मेरे भाई, ठीक है। कल हमारा क्या आएगा? कल हमारा अंतिम चैप्टर आएगा मेरे भाई, ठीक है। अंतिम चैप्टर आएगा, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अध्याय बोलते हैं, और उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा। और कल हमारी जो है फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा बता देता हूं, फिजिक्स के मैंने जो है 10 चैप्टर करवा दिए, और केमिस्ट्री के जो है मैंने 9 चैप्टर करवा दिए। इसके बाद हमारी जो है बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। अगर जो है कंटेंट कंप्लीट हो जाता है तो मंडे से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वरना एक दिन का समय आप सभी जानते हैं लगता है मेरे भाई। थोड़ा तो मुझे भी रेस्ट चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, आपके कंटेंट बनाने के लिए चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो हो सकता है मंडे को क्लास ना आ पाए, वैसे पूरी कोशिश रहेगी मंडे को आपकी पूरी क्लास दे दी जाए मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस इतनी सी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, छोटी सी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं आपके सिलेक्शन के लिए। बस इसके लिए आप मुझे लिए एक काम कर दिया करो, वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो, और जो है वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो। आप ही मेरी ताकत हो मेरे भाई, आप ही मेरे चैनल को जो है पुश कर सकते हो, आप ही मेरे चैनल को जो है ग्रोथ कर सकते हो। और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है मेरे भाई। आपको अच्छा लगे, पढ़ना अच्छा लगता है मुझसे, मेरी चीज़ें समझ आती है, तो डेफिनेटली आप मेरे लिए इतना छोटा तो काम कर ही सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है भाई, कोई फोर्स नहीं है, मैंने किसी का हाथ पकड़ के यहाँ पर नहीं बिठा रखा है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। जहां पर आपको समझ आ रहा है मेरे भाई, साफ कह रहा हूं,
टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जहां पर अगर आपको यहां पर समझ नहीं आता ना तो डेफिनेटली आप चैनल स्किप कर सकते हो मेरे भाई। आपका मेन मकसद क्या है, मेरा भी मेन मकसद यही है, आपका सिलेक्शन। जहां पर आपको आसान भाषा में समझ आता हो ना, आपको वहीं से तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई। और कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, सभी, मैं तो अपने आप को टीचर नहीं मानता मेरे भाई, साफ कहना, सुखी रहना मेरे भाई, ठीक है। टीचर तो वो होता है जो प्रोफेशनल मेरे भाई बीएड वगैरह करते हैं या फिर अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं तो भाई नॉर्मली जो पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, बस सिंपल भाषा में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें मेरे भाई। बस इतना सा मकसद है मेरा, और कोई मकसद नहीं है इन चीज़ों के पीछे। बाकी आपकी श्रद्धा भाव है भाई, इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद है मेरे भाई। और जैसे ही टाइम मिलता है आपके कमेंट्स का मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। और इन बातों से एक बात और इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी जो पीडीएफ है फ्री में वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। इसीलिए टेलीग्राम को थोड़ा सा पीडीएफ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम को भी शेयर कर देना मेरे भाई। 1K तो करवा ही दो, यहाँ पर 705 ही सब्सक्राइबर है मेरे भाई, ठीक है। तो 1K तो करवा दो यार इसको, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।